नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो करिकुलम वाला जो पेपर चल रहा है, जो स्पेशल एजुकेशन में अपन को काम आता है, और स्पेशल एजुकेशन की जो ईयर की एग्जामिनेशन है वो आपके लगभग नजदीक है। मतलब हमारी 20 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो हमने अभी तक 4 यूनिट जो है वो कम्प्लीटली हमने तैयार कर ली है। आज हम 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे एसएलडी वाले बच्चों के लिए, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम। मतलब एसएलडी जो बच्चे होते हैं उनके लिए छात्रों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होता है, किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमको शामिल करनी होती है, ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब तक हमने देखिए एएससी वाले छात्रों का पढ़ लिया है, आईडी वाले छात्रों का पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं एसएलडी वाले छात्रों का। एसएलडी वाले छात्रों का पढ़ने से पहले अपन को सबसे पहले एसएलडी का मतलब पता होना चाहिए कि एसएलडी वाले बच्चे होते कैसे हैं। एसएलडी एक है क्या? तो एसएलडी की यदि अपन फुल फॉर्म की बात करें तो ये होते हैं आपके स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब ऐसे डिसेबल बच्चे जो विशेष हो। मतलब आपको कुल मिलाकर ये है कि जो बच्चे डिसेबल है वो अपने आप में विशेष है, लेकिन कुछ बच्चे डिसेबल होने के बावजूद कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी जो क्षमता है वो बहुत कम है। मतलब सीखने की क्षमता, कुछ की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो क्षमता है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर अपन ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी विशेष रूप से वो सीखने की अक्षमता उनके अंदर होती है, डिसेबिलिटी होती है। मतलब वो विशेष रूप से सीखी गई जो चीजें होती है उनमें वो डिसेबल होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो क्या करना पड़ेगा कि ऐसा पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाए कि वो बच्चे अपनी जो कुछ चीजों को सीख जाए। तो यहाँ पर अपन को इसका एक थोड़ा सा अर्थ या आशय भी आपको आना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे बच्चों के जो माता पिता होते हैं, ऐसे बच्चों के जो एसएलडी बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता होते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के बारे में कि इसके अंदर सीखने की अक्षमता है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी इसके अंदर है, तो इसका उनको कई बार जो होता है वो पता नहीं चल पाता है। मतलब हम उन बच्चों को जो है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हमने कर रखी है, लेकिन वो बच्चा जो है वो लर्निंग की दृष्टि से डिसेबल है। मतलब वो उन चीजों को सीख नहीं पा रहा है, तो उसका पता या तो उनको नहीं चलता है या पता चलता है तो वो बहुत बाद में पता चलता है। तो ऐसे बच्चों को पाठ्यक्रम के अंदर जो चीजें हम सिखाते हैं या पाठ्यक्रम के अंदर जो चीजें रखते हैं वो आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी रखते हैं जो बच्चे को आसानी से समझ में आए और बच्चे के जीवन में काम आए। अब अपन को सबसे पहले जैसे ऐसे बच्चों को हमें क्या सिखाना है, मतलब पाठ्यक्रम में क्या रखना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पाठ्यक्रम के अंदर रखना चाहिए मौखिक भाषा। मतलब बच्चा जो है वो बोल सके, मतलब बोलना समझना, ये दो चीज आपको इसके अंदर आ जाती है। कि पहले तो हमें उस बच्चे को ये चीज सिखानी चाहिए कि वो बच्चा अपने विचारों को, अपनी बातों को वो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर कर सके, उसको समझा सके बोलकर कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसके द्वारा कही गई बात को वो समझ जाए। ये चीजें सबसे पहले तो हम उसके पाठ्यक्रम के अंदर रखते हैं। दूसरी चीज हम उसको सिखाएंगे पढ़ना। यदि माना कि उसके पास में कोई भी चीज जो है वो लिखित में है, जैसे वो बुक पढ़ रहा है या वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है, या वो कोई ज्ञानवर्धक मनोरंजक कहानी पढ़ रहा है, या कोई भी चीज वह पढ़ता है, तो इसके लिए उसको पढ़ना आना बहुत जरूरी है। मतलब उसको हम
क्या सिखाएंगे? पढ़ना। इसमें आपके अक्षरों की पहचान हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा? अक्षरों की पहचान हम सिखाएंगे। बच्चा जब अक्षरों की पहचान करना सीख जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही क्या कर जाएगा? पढ़ना सीख जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी आ जाएगी लिखित भाषा। ऊपर हमने पढ़ी है यहाँ पर मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब जब वो बोलकर कोई चीज को समझाएगा। यहाँ पर हमने क्या सिखा दिया बच्चे को? पढ़ने से संबंधित जो चीजें हैं हमने उसके सिलेबस में डाल दी, पाठ्यक्रम में डाल दी, और वो अक्षरों की पहचान कर रहा है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? फिर लिखित भाषा। अब वो जब अक्षरों की भाषा सीख जाता है, अक्षरों की पहचान करना सीख जाता है, तो वो अपने विचारों को लिख के भी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सकता है। वो कोई भी, जैसे माना कि किसी व्यक्ति को कोई पत्र लिखना है, कोई चीज उसको लिख के बतानी है, तो ये लिखित भाषा का भी वो यूज करना सीख जाता है। और नंबर 4 पर जो आपकी आती है वो आती है गणितीय अंक। उसके पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। गणितीय अंक भी उसको समझ में आना चाहिए। इसमें अपन को सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है संख्या बोध कराना। यदि बालक को संख्या बोध कराना आपने सिखा दिया तो बालक के जीवन में ये सारी चीजें बहुत काम आती है। जैसे माना कि उसको सब्जी लेने जाना है तो सब्जी वाले से कहेगा भाई मुझे 2 किलो टमाटर दे दो, तो दो अंक मतलब 2 संख्या का बोध उसको होना चाहिए कि 2 कितना होता है, 100 कितना होता है, 50 कितना होता है, 5 कितना होता है। यदि वो उसके पैसा चुकाए दुकान वाले को, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने भाई इसको कितने रुपए का नोट दिया है और कितने रुपए का इसका सामान हुआ और कितने रुपए उसको मुझे वापस देने चाहिए। तो ये चीजें जो हैं वो गणितीय बोध के अंदर आती है, संख्या बोध के अंदर आती है। ये तो अपन की हो गई कि कौन सी चीजें एसएलडी बच्चे के सिलेबस में जोड़ी जाएं जिससे कि वो आसानी से इसको कर सके। तो ये 4 चीज जो है वो अपन को सबसे पहले सिलेबस के अंदर जोड़ी जानी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ तो देंगे अपन, लेकिन इनको किस प्रकार जो है वो बच्चा इनको सीख पाएगा, बच्चे को किस प्रकार इनको सिखाया जाना चाहिए। भाई बच्चे को सिखाना भी जरूरी होता है। यदि आपने सिलेबस में अच्छी चीजों को आपने बच्चे को दे दिया लेकिन बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो इन चीजों को सीख जाए? इसको सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये हमारे पास एक बात है कि जो हमने सिलेबस में कोई भी चीज डाल दी तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास में ये होगा कि भाई एक शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बच्चा इन चीजों को सीख जाए। तो सबसे पहले तो निर्देशों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। सबसे पहली बात हो गई आपकी निर्देशों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। जो भी निर्देश बच्चे को दिए जाए, जो भी उसको कोई भी चीज बताई जाए, तो हमें उसको रेखांकित करना है। माना कि आपको ये बच्चे को ये लाइन आपको बतानी है, तो इस लाइन को आप स्पष्ट रूप से इसको क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे, मतलब रेखांकित करेंगे। और रेखांकित करने से जो छात्र होता है वो सारी चीज को पढ़ने के बजाय जो चीज रेखांकित की गई है, जिस शब्द के नीचे, जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है, उसी लाइन को या उन्हीं शब्दों को वो क्या करता है? पढ़ता है। एक अपन इसको, दूसरा है मॉडल बनाना।
छात्रों को दिखाना। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि छात्र के वो टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा क्या बनाए जाए, मॉडल बनाए जाए। और भी जैसे आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो भी चीजें हैं जो बच्चों को सिखाने के काम आती है, तो मॉडल बनाएं और छात्रों को उसको क्या करें, दिखाएं। छात्र मॉडल को देखकर क्या करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा और वो उनको सीख सकता है। एक अपन को कक्षा में व्यवहार, जो टीचर है वो कक्षा में उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसके साथ वो बातचीत करके देखेगा, वो उससे बातें करेगा। यदि उसको कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है ना, तो वो उसको समझाने का प्रयास करेगा कि भाई ये इसमें बोलने में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बड़े से आपको कैसे बोलना चाहिए, छोटे से आपको कैसे बोलना चाहिए। ये सारी चीजें उसके व्यवहार पर डिपेंड करती है। और इस व्यवहार को कक्षा में व्यवहार के द्वारा उसको, उसके बच्चे के व्यवहार को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। एक निर्देशों का दौरान, निर्देशों का दोहरान, मतलब बालक जो है, बच्चा जो है, उसको जो भी निर्देश आपने यहाँ पर दिए हैं, आपने उनको रेखांकित करवा दिया, अंडरलाइन करवा दिया, लेकिन इन निर्देशों को जब तक आप बालक से बार बार इनको, जब तक आप उसका दोहरान नहीं करवाएंगे, बार बार इसको रिपीट नहीं करवाएंगे, तब तक ये जो निर्देश है इनको बालक क्या नहीं कर पाएगा, कंठस्थ याद नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इनको दोहराने की आवश्यकता होती है। एक सीखने के लिए मंच बनाना, सीखने के लिए मंच तैयार करें। क्या करें, सीखने के लिए आपको बालक के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि बालक जो है वो कुछ जो भी चीज टीचर के द्वारा सिखाई जाए उसको वो सीखने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, सीखने के लिए वो तैयार हो जाए। उनको एक लक्ष्य बनाया जा सकता है, उनको कुछ किसी भी प्रकार से इसके लिए समझाया जा सकता है। एक ग्राफिक का उपयोग करें, ग्राफिक का उपयोग, ग्राफिक के उपयोग में आप समझ गए होंगे। ग्राफिक का मतलब जैसे आपने देखा होगा, हम जो कंप्यूटर से, जो लोग कंप्यूटर से पावर पॉइंट में जाके स्लाइड वगैरह बनाते हैं, या कोई भी ऐसे ग्राफिक तैयार कर लिए जिससे कि बच्चे को आसानी से ये चीजें समझाई जा सकती है। और एक है आपका विशिष्ट भाषा का उपयोग करें, विशिष्ट भाषा का उपयोग करें। विशिष्ट भाषा का उपयोग मतलब बालक जो है वो जैसी भाषा में समझ जाए, बालक जिस भाषा में समझ जाए उसे उसी भाषा में जो है वो बताना चाहिए, उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या है कि जो बालक है वो अच्छे ढंग से सीख पाएगा, वो विराम चिन्हों को या कोई भी जो भाषा संबंधी जो अशुद्धि वगैरह है इनको सबको वो आसानी से कर पाएगा। तो ये चीज भी अपन को ध्यान रखनी होती है। ये अपन को एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो आपका ये हो गया। आगे हम बढ़ेंगे। अब ये दो चीज आपकी हो गई कि सिलेबस के अंदर क्या हमें शामिल करना है, और उस सिलेबस में जब शामिल कर दिया जाएगा तो उसको एक टीचर किस प्रकार से कंप्लीट करेगा, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वो बालक इनको सीख जाए। तो ये चीज भी हमने पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षण मॉडल। अपन क्या पढ़ेंगे अब, शिक्षण मॉडल। शिक्षण मॉडल, जैसे मॉडल शब्द का जो प्रयोग है वो काफी बार हुआ है।
आपने देखा होगा कि जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल का प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका हम बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को कोई भी चीज सिखाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते। तो यहाँ पर जो है वो हम मॉडल संबंधी बात करेंगे। मॉडल जो होते हैं वो छात्रों को किसी भी चीज का विश्लेषण करने में या तुलना करने में ये बहुत काम आते हैं। विश्लेषण करना और तुलना करना। विश्लेषण का मतलब हो गया आपका व्याख्या, मतलब किसी भी बिंदु का आपको व्याख्या करनी है, विश्लेषण करना है या उसकी तुलना करनी है किससे? दूसरी चीज से। जैसे माना कि आपने कोई दो मॉडल तैयार कर दिए, एक मॉडल ये है, एक मॉडल ये है, यहाँ पर आप बताना चाह रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, तो इसका विश्लेषण कर सकते हो आप आसानी से। बच्चे को ये सारी चीजें दिखाई यहाँ पर देंगे और इन दोनों के अंदर आप क्या कर सकते हो? तुलना कर सकते हो। मतलब इसमें और इसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, कौन सी चीज आपकी अच्छी है, कौन सी नहीं है, ये सारी चीजों में आप इनमें क्या कर सकते हो? तुलना कर सकते हो। एक अपन की जो चीजें होती है, एक होती है आपकी व्यवहार वाली, एक क्या होती है? आपने कोई भी मॉडल ऐसा बना लिया कि जिसमें बालक को उसके व्यवहार को दिखाया जाए, तो व्यवहार का भी आप क्या कर सकते हो? विश्लेषण कर सकते हो और उसकी तुलना कर सकते हो कि भैया यदि आप ऐसा व्यवहार करोगे तो आपको ये इसका परिणाम होगा, ऐसा व्यवहार करोगे तो आपको ऐसा परिणाम होगा। और दूसरी चीज, तुलना करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? कॉलम का उपयोग भी कर सकते हैं। किसके लिए? तुलना के लिए हम कॉलम का उपयोग भी कर सकते हैं। कॉलम का उपयोग जैसे माना कि आपने एक यहाँ पर एक सारणी बना दी, इसे मैंने आपको दो कॉलम बना दिए, ठीक है ना, ये कॉलम एक और ये कॉलम बी, ठीक है। मैंने इसमें यहाँ पर जो है वो कुछ चीजें यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना, या यहाँ पर मैं चित्र भी बना सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पेड़ लिख दिया और यहाँ पर मैंने एक पेड़ का चित्र बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कोई भी जैसे पक्षी लिख दिया, मोर, और यहाँ पर मैंने एक जो है एक मैंने यहाँ पर मोर बना दिया। अब माना कि कोई भी और भी हमने माना कि यहाँ पर कोई भी चीज और बना दी, जैसे यहाँ पर हमने गिलास बना दिया, गिलास लिख दिया और मैंने गिलास का चित्र यहाँ पर बना दिया। अब माना कि इस बच्चे के सामने हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं तुलना। बच्चे को हमने यहाँ पर तीन चीजें लिखी, यहाँ पर तीन के हमने चित्र बनाए, तो हम बच्चे को ये चीज बताएंगे कि भैया तेरे को ये चीज पहचाननी है कि ये जो पेड़ है तो पेड़ इनमें से कौन सा है। और बच्चे को हम एक तुलना करने के लिए एक एरो का चिन्ह बनाने के लिए हम इसको बोलेंगे, है ना। यहाँ पर ये मोर है तो यहाँ पर वो एरो बनाएगा, यहाँ पर ये गिलास है। ये सारी चीजें अपन मॉडल के द्वारा उसके व्यवहार में ला सकते हैं, उसको हम सिखा सकते हैं। तो ये मॉडल के द्वारा ही आप संभव कर सकते हैं। एक अपन को जैसे माना कि यहाँ पर अपन ने एक सूर्य बना दिया, है ना, ये, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सन, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पर बादल बना दिए, ये हो गए आपके बादल, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पर बादलों से वर्षा गिरते हुए बता दी,
ये मैंने आपको, ये बरसात हो गई। अब मैंने बच्चे के सामने ये 3 चीज मैंने बताई, ये कुछ और भी अपन बता सकते हैं। और बच्चे को मैंने बताया बेटा ये सूर्य है, ये बादल है और ये बरसात हो रही है। अब यदि बच्चा जो है बताने के बाद में यदि बच्चा इस मॉडल के द्वारा आपको उन चीजों को क्या कर जाए, वो समझ जाए, और यदि आप उनके बाद में पूछो कि भाई जैसे मैंने ये यहाँ पर मिटा दिया कि भाई ये क्या है, तो वो बता दे कि भाई ये बादल है, ये सूर्य है, ये बरसात हो रही है, उसका ये चिन्ह है। तो ये सारी चीजें अपन को मॉडल के द्वारा जो है वो बालक को अच्छे ढंग से समझाई जा सकती है। और आपको पता है कि जो हमारे स्पेशल बच्चे जो होते हैं, विशेष बच्चे जो होते हैं, वो मॉडल या चार्ट या आपके जो भी अपन फ्लैश कार्ड बनाते हैं, कोई भी मैप आपके पास है या आपके पास में कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको आप सुना रहे हैं, मतलब दृश्य उपकरण हो या श्रव्य उपकरण हो, कैसे भी उपकरण हो, उनको आप आसानी से बालक को मॉडल के द्वारा आप समझा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किसके द्वारा हो गया आपका, मॉडल के द्वारा। अन्य चीजें भी इसी के अंदर आ जाएंगी, जैसे आप चार्ट बना लो, कोई भी फ्लैश कार्ड बना लो, फ्लैश कार्ड को बच्चों के लिए दे दो। एक ही जैसे माना कि सब्जी है या फल है, तो उसके एक ही वस्तु के आप अनेक फ्लैश कार्ड बना लो और सब बच्चों को एक एक फ्लैश कार्ड भी आप दे सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन प्रत्यक्ष निर्देश के कार्य। प्रत्यक्ष निर्देश के कार्य, इसके क्या होते हैं, 6 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं इसके, 6 कार्यों को अपन को एक एक को पढ़ना है। पहला कार्य हो गया आपका परिचय या समीक्षा। प्रत्यक्ष निर्देश मतलब जो डायरेक्ट निर्देश अपन को जो बच्चों को दिए जाते हैं, तो उनमें आपका जो पहला कार्य हो गया परिचय और समीक्षा। कि सबसे पहले तो आपको कोई भी बच्चे को जो भी चीज आप सिखा रहे हैं उसका आपको परिचय देना है, और एक उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है बालक के लिए कि मुझे आज ये चीज सिखानी है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि बालक इस चीज को सीख जाए और उसका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा मेरी तरफ, और इसके बाद उसकी समीक्षा करूंगा, उसको देखूंगा कि भाई ये जो कार्य जो मैं कर रहा हूं ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब बच्चा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपन देखेंगे। एक दूसरा कार्य हो गया इसमें नई सामग्री प्रस्तुत करना। नई सामग्री प्रस्तुत करना, हम बालक के सामने पुरानी सामग्री को कम यूज करके और नई सामग्री को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। इससे क्या होगा, बालक जो है वो उसकी तरफ अधिक मतलब ध्यान से उसको उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाएगा और वो ध्यान से उसको देखेगा, और नई सामग्री के द्वारा हम उस बालक को अच्छी चीजें जो हैं वो सिखा सकते हैं। एक निर्देशित अभ्यास, निर्देशित अभ्यास, निर्देशित अभ्यास का मतलब होता है कि आप जो भी निर्देश बालक को दें तो बालक उनका क्या है, निरंतर अभ्यास करे। मतलब जो भी निर्देश आपने दे दी कि बेटा आप इस कार्य को ऐसे करिए, तो आप उनसे बार बार कहिए कि भाई आप इस कार्य को बार बार करिए, इसका निरंतर आप क्या करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। और एक फीडबैक और सुधार, फीडबैक व सुधार, बालक का हमें बीच बीच में क्या लेना है, फीडबैक लेना है कि बालक इस कार्य को सीख पा रहा है या नहीं सीख रहा है, और सीख रहा है तो वो कितना सीख रहा है और कहां पर मुझे उसकी सुधार करने की आवश्यकता है। ये सुधार भी हम वहां पर क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। 5वां आपका जो होता है वो होता है स्वतंत्र अभ्यास। देखिए इसमें अभ्यास 2 तरह के आए, एक निर्देशित एक स्वतंत्र। निर्देशित अभ्यास में तो क्या होगा कि टीचर खुद निर्देश करेगा, उस चीज का अभ्यास बच्चा करेगा, और यहाँ पर जो है वो है स्वतंत्र अभ्यास। मतलब बालक अपना अभ्यास करने के लिए क्या है,
स्वतंत्र है, वो अपने आप से ही वो क्या करेगा, अभ्यास करेगा। और लास्ट में आपका आ जाता है मूल्यांकन। ये कार्य भी हमको करना होता है। मूल्यांकन मतलब एवल्यूएशन जो होता है, वो बालक को आपने इतनी सारी चीजें जो हैं वो सिखाई हैं। अब बालक उनमें से कितनी चीजों को सीख पाया है, कितनी चीजों को नहीं सीख पाया है, इसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये चीज भी हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो ये अपन को याद रखना है, ये 6 कार्य अपन को याद रखने हैं, प्रत्यक्ष निर्देशन के 6 कार्य। अब अनुदेशात्मक योजना अपन को पढ़नी। अनुदेशात्मक योजना, अगला टॉपिक आ जाएगा अपन का अनुदेशात्मक योजना। बालक को सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक अनुदेशात्मक योजना तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी निर्देशात्मक योजना। कौन सी आ जाएगी, निर्देशात्मक योजना। निर्देशात्मक योजना के अंदर जो है वो बालक को, जो शिक्षक है वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या जो भी चीज बच्चे को सिखाना चाहता है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, पहले सबसे पहले तो क्या चीज उसको सिखानी है उसका चयन करेगा, फिर कक्षा के अंदर जाएगा, कक्षा को व्यवस्थित करेगा, बच्चों को व्यवस्थित करेगा, और उसके बाद में बच्चों को वो धीरे 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 आज की शिक्षा के बारे में या आज के टॉपिक के बारे में, आज के बिंदु के बारे में वो क्या करेगा, निर्देशित करेगा। योजना के अनुसार जो भी शैक्षणिक, जो भी उसको बिंदु जो क्लियर कराना है, जो भी टॉपिक के बारे में उसको पढ़ाना है, तो उस टॉपिक को वो क्या करेगा, क्लियर करेगा, और अपनी जो सामग्री है, जो शिक्षण सामग्री वो यूज करने वाला है, उस शिक्षण सामग्री को वो क्या करेगा, बच्चों के सामने दिखाएगा, बच्चों को बताएगा कि भाई आज हम इस चीज को, इन सामग्रियों का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे इसमें वो एक पाठ योजना तैयार कर सकता है, पाठ योजना तैयार कर सकता है, जिसको अपन लेसन प्लान बोलते हैं। लेसन प्लान का मतलब होता है कि एक अध्यापक ऑलरेडी पहले से ही अपने घर से एक पाठ योजना तैयार करके लाता है और उसको उसमें ये लिख कर लाता है कि मुझे इस बच्चे को कल क्या पढ़ाना है और इसको पढ़ाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, और मैं बच्चों को इसमें कितना मतलब सिखा पाता हूं, उसका एवोल्यूशन वगैरह सारी चीज जो है वो पाठ योजना के अंदर चीजें तैयार होती हैं। इसमें आपके कक्षा का कार्य भी आ जाएगा, आपके उद्देश्य भी आ जाएगा, विशेष उद्देश्य भी आ जाएगा, मूल्यांकन भी आ जाएगा, छात्र की और शिक्षक की क्रियाएं भी आ जाएंगी, तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी। और लास्ट में वो उसको क्या दे देगा, होमवर्क दे देगा। क्या दे देगा वो, होमवर्क दे देगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, अनुदेशात्मक योजना में निर्देशात्मक योजना एक बनाई जाएगी और इसमें पूरी पाठ योजना के द्वारा उस बच्चे को ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी पिरामिड योजना। इसके बाद क्या आती है आपकी, पिरामिड योजना। पिरामिड आपको पता है कि पिरामिड कहते हैं ऐसे ऐसे जो भी चित्र होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पिरामिड कह देते हैं। उनको क्या कह देते हैं हम, पिरामिड कहते हैं। पिरामिड योजना के अंतर्गत आपको जो है वो शिक्षा के लिए हमारा जो ये पिरामिड जो योजना है, पिरामिड दृष्टिकोण जो है वो एक प्रभावी वातावरण शिक्षा के लिए तैयार करता है। इसमें क्या होता है कि टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इनको सारी चीजों को एक टुकड़े में बांध के, आपने देखा होगा कहीं पर हम किसी भी चीज की प्रोग्रेस दिखाते हैं, ऐसे ऐसे अपन इसकी क्या दिखा देते हैं, प्रोग्रेस दिखा देते हैं, ठीक है ना। कोई इसको ऐसे दिखा देता है, ऐसे भी दिखा देते हैं,
ठीक है ना। कोई इसको पिरामिड के द्वारा ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हमारी क्या है कि पहले से ही ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं वो निर्धारित होती हैं कि हम कौन से कार्य को किस प्रकार करेंगे और वो कैसे 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 धीरे धीरे ऊपर क्या है वो प्रोग्रेस करता जाएगा। क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। कैसे पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, इन सारी चीजों को हम क्या कर देते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। किसमें विभाजित कर देते हैं, टुकड़ों में हम इसको विभाजित कर देते हैं। और टुकड़ों में विभाजित करके और टुकड़ों के द्वारा ही हम बालक को उनको एक एक टुकड़े के माध्यम से मतलब एक एक पार्ट को हम बालक का क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। अब इसके अंदर जो है आपको 4 गतिविधियां जो है वो शामिल की जाती हैं पिरामिड योजना के अंदर। पिरामिड योजना के अंदर अपन को 4 गतिविधि आती है। एक कार्यात्मक गतिविधि आएगी, एक कौन सी गतिविधि आ जाएगी आपकी, कार्यात्मक गतिविधि। कार्यात्मक गतिविधि के अंदर आपको ये पता चलेगा कि भाई हमको बालक को कोई भी चीज सिखाने के लिए वो कौन सी विधि, कौन से कार्य करने चाहिए जो हम बालक को उस चीज को सिखाने के लिए क्या हो जाए, सक्षम हो जाए। एक शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण प्रणाली, शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण प्रणाली मतलब बालक को हम जो भी चीज आप सिखा रहे हैं वो सुदृढ़ मतलब दृढ़ रूप से बालक के अंदर वो चीज क्या हो जाए, समाहित हो जाए। ऐसी शक्तिशाली प्रणाली हमको यूज करनी पड़ेगी और वो बालक जब जाकर उस कौशल को सीख पाएगा। कार्यात्मक संचार और सामाजिक कौशल, कार्यात्मक संचार व सामाजिक कौशल, कार्यात्मक संचार व सामाजिक कौशल। कार्यात्मक संचार के अंदर आपको जैसे हमने कार्यात्मक गतिविधि यहाँ पर पढ़ी है तो उनको अपन को क्या करना है, उनका आदान प्रदान करना है, उनको संचारित करना है, बच्चों तक उसको पहुंचाना है और उनके अंदर एक सामाजिक कौशल जो है वो विकसित करना है। मतलब सामाजिक रूप से भी उनको हमको क्या करना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा। और एक प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक रूप से अनुचित व्यवहार को संबोधित करना, अनुचित व्यवहार को संबोधित करना। मतलब बालक को हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई जो बालक है उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार उचित है या अनुचित है। और उस अनुचित व्यवहार यदि हमें कहीं पर भी निकल के आता है तो उस अनुचित व्यवहार को हमें बालक के सामने क्या करना पड़ेगा, संबोधित करना पड़ेगा। बालक को बताना पड़ेगा कि ये भाई व्यवहार आपका कैसा है। अब अपन की पिरामिड में योजना में कौन कौन सी चीजें अपन को शामिल करनी होती हैं ये और अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि अपन को पिरामिड योजना के अंदर कौन सी चीजें जो है वो शामिल करनी है। इसके तत्व जो है वो क्या है, क्या है इसके तत्व अपन पढ़ेंगे। तो इसके तत्व भी क्या है, 4 है। एक तो सामान्यीकरण, एक कौन सा तत्व है आपका, सामान्यीकरण। एक पाठ प्रारूप, एक है आपका शिक्षण रणनीति, शिक्षण रणनीति और त्रुटि सुधार। ये 4 इसके क्या है, तत्व। सामान्यीकरण के अंदर सारी चीजें जैसे माना कि कोई भी अध्यापक कोई भी शिक्षक जो है
बालक को पढ़ाने के लिए जा रहा है, क्लास के अंदर पहुंच गया है, कक्ष में, तो उसकी जो सामान्य चीजें हैं, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद इसका जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेसन प्लान, पाठ योजना, तो पाठ प्रारूप के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसने उस पाठ योजना को, उस लेसन प्लान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण की कौन सी रणनीति अपनाई है, वो रणनीति आ जाएंगी। और कोई गलती रही है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं वो पिरामिड के तत्व के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? पिरामिड के तत्व के अंदर आती है। अब अपन पढ़ेंगे पाठ्यक्रम अनुकूलन। पाठ्यक्रम का क्या पढ़ेंगे हम? अनुकूलन। पाठ्यक्रम अनुकूलन। पाठ्यक्रम अनुकूलन के अंदर अपन को क्या पढ़ना है कि जब हम किसी बालक की क्या करें, पहचान करें कि भाई ये बालक जो है वो SLD है, ID है, ये बालक AST के अंदर आता है या कहीं पर भी आता है, तो इसकी सबसे पहले तो अपन को पहचान करनी होती है। और पहचान के बाद में हमें बालक को कौन कौन सी चीजें सिखानी है, किस प्रकार हम उसकी मदद कर सकते हैं बालक की, तो इस मदद करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको तरीके अपनाने चाहिए उसकी शिक्षा के लिए। तो हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? सीखने के कार्यों को छोटे छोटे चरणों में सबसे पहले विभाजित करेंगे। सीखने के कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना, मतलब जो भी हमारे सीखने के कार्य हम करने वाले हैं, हम उन छोटे छोटे उन सीखने के कार्यों को हम छोटे छोटे चरणों में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि बालक पर एक साथ कोई वजन नहीं पड़े और वो आसानी से उसको सीख सके। समझ की जांच के लिए नियमित जांच। समझ की जांच, समझ की जांच मतलब जैसे आप किसी भी कार्य को बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बालक जो है उसको वो कितना सीख पा रहा है और कितना सीख पा रहा है, इसके लिए हमें इसकी क्या करनी चाहिए? नियमित जांच करनी चाहिए। कैसी जांच करनी चाहिए? नियमित, कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। और यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हम उसको उसी चीज को रिपीट करेंगे। एक गुणवत्तापूर्ण फीडबैक, एक कौन सी चीज आएगी इसके अंदर? गुणवत्तापूर्ण फीडबैक। ये भी आपका नियमित होता है। ये भी कैसा होगा? मतलब आपको बच्चे का फीडबैक लेना है और फीडबैक भी कैसा होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण। गुणवत्तापूर्ण मतलब अच्छा होना चाहिए। और दृश्य जानकारी जो है आपकी दृश्य व मौखिक होनी चाहिए। जानकारी दृश्य व मौखिक, मतलब बालक को अपन जो भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं, वो बालक को जानकारी जो दी जाएगी वो दृश्य भी होनी चाहिए और मौखिक भी होनी चाहिए। एक उसको स्वतंत्र अभ्यास प्रदान करें। स्वतंत्र अभ्यास प्रदान करें मतलब उस बालक को खुद, हम उससे कुछ नहीं कहें और उसको स्वतंत्र छोड़ दें कि भाई बालक जो है वो अपनी चीजों का अभ्यास खुद करे। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एक अपन उसके सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। आदर्श प्रस्तुत करें। आदर्श में जैसे आपको पता है कि हमारे कोई अपन महापुरुष का नाम लेकर अपन बता सकते हैं कि भाई हमारे वो महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं। एक अपन उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणों का उपयोग
किसी ने कुछ किया, जैसे माना कि आपको कोई गलत आदत बच्चे की छुड़ानी है, तो उस आदत जो व्यक्ति को ये आदत पहले से थी उसके हम उदाहरण दे सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति को ये आदत थी तो उसका इसको ये गलत उसका परिणाम उसको प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें भी हम बालक को यहाँ पर सिखा सकते हैं। ये आपके किसके अंदर आएंगी? सारी चीजें जो है वो अनुकूलन के अंदर आती हैं। ये आप पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित जो है ना वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। यदि अपन इसी में अनुकूलन में बात करें तो जैसे पढ़ने से संबंधित हो गई, आपकी लिखने से संबंधित हो गई, ठीक है ना, आपकी अंकगणितीय जो अंक शास्त्र है आपका उससे संबंधित हो गई। तो इनको हम अलग अलग करके भी अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम अनुकूलन यहाँ पर आपका खत्म होता है। ये एसएलडी वाले बच्चों के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके बारे में आज हमने बात की है, और हमें लगता है कि आपको हमारी जो बातें हैं वो आसानी से समझ में आ रही हैं, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, और इससे आपको हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो बच्चे आराम से मन लगाकर इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं और खुद सेल्फ नोट जो तैयार कर रहे हैं, वो बच्चे आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही परीक्षा में सीधे ही बैठेंगे, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, तो उन बच्चों के लिए भैया ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसकी तैयारी करें भैया, और आप आराम से अपना जो डीएड का एग्जाम है वो पास कर सकते हैं तैयारी करके। आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।